दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि क्या बीजेपी 2022 के गुजरात असेंबली इलेक्शन में अपने 2017 के परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी या नहीं। हालांकि इसका रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन मैं आज इस विषय पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बीजेपी ने अपने 7 विद्रोही नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, क्योंकि वह बीजेपी के आलाकमान के निर्देश के बावजूद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चुनाव का संचालन और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने 42 सिटिंग विधायक को इस बार टिकट नहीं दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीट हैं और इसमें 13 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 26 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। गुजरात विधानसभा का इलेक्शन 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा और इसका रिजल्ट 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। दोस्तों, गुजरात पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। 1960 में 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात, और 1960 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस का लगातार शासन रहा। 77 में जनता वेव के कारण कांग्रेस वहां हार गई। पुनः कांग्रेस 1980 में सत्ता में आई और 1985 में पुनः कांग्रेस जीती, लेकिन 1990 में कांग्रेस पुनः हार गई। उसे मात्र 33 सीट मिला और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर के सरकार बनाई। 1995 में बीजेपी सत्ता में आई और जनता दल का सफाया हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पिछले 27 साल से बीजेपी गुजरात में लगातार सत्ता में है और इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री कुल 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद में 2014 में वह प्रधानमंत्री बने। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 49.1% मत मिले थे और कांग्रेस को 41.4% मत मिले थे। तो इसका मतलब है कि कांटे का टक्कर 2017 के चुनाव में था और कांग्रेस को उस समय में 77 सीट मिले थे और बीजेपी को 99 सीट मिले थे। अगर अहमदाबाद और सूरत और बड़ौदा पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं गया होता तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो 2017 के चुनाव का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अर्बन सेंटर्स जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, इन शहरों में बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और एक पक्षीय जीत होने के कारण से ही बीजेपी 2017 में कड़े मुकाबले के बावजूद, राहुल गांधी के द्वारा लगातार प्रयास करने और प्रचार करने के बावजूद सत्ता में आ पाई। और 2017 के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का जो लोकप्रियता है वो शहरों में है और इन शहरों के जो मध्यम वर्ग हैं उसमें बीजेपी का अच्छा खासा दखल है, जबकि देहातों में खास करके उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत है। इसका एक उदाहरण यह है कि अमरेली में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बावजूद वहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिला। तो 2017 के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया रूरल और अर्बन डिवाइड, जहां पर कि रूरल क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा कायम था और शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम था। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव में असली मुद्दा क्या क्या है।
तो अभी तक जो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं देखी हैं, उससे ये पता चलता है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जो गैस सिलेंडर 2014 से पहले 450 रुपये में मिलता था, अभी 1150 रुपये मिलता है, उससे जनता बहुत ज़्यादा व्यथित है। इसी तरह से खाने पीने के सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। रुपया का भाव डॉलर के सामने हिचकोले खा रही है। वो 81-82 रुपया के बराबर एक अमेरिकन डॉलर हो गया है, जिससे आयात महंगा हो गया है, जबकि निर्यात द्रुत गति से नहीं बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी को वो इंपैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, और खास करके गांव में, देहातों में, कमजोर वर्गों में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि गुजरात में बेरोजगारी की दर देश के दर से कम है, लेकिन यह शहरों तक सीमित है। देहातों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तीसरा मुद्दा है शिक्षा का, जहाँ पर कि करीब 7,500 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि मात्र एक शिक्षक है, और 8,500 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मात्र 2 शिक्षक हैं। तो मध्यम वर्ग के बच्चे तो अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि गरीबों के बच्चे को सही ढंग से तालीम नहीं मिल पा रहा है, और इस कारण से उनमें जबरदस्त रोष है। इसी तरह से गुजरात में नशाखोरी का बढ़ता प्रभाव भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है, और अभी हाल में 50 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो गई थी। हालांकि हिंदुस्तान में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि शराब निषेध है: गुजरात, बिहार, नागालैंड और मणिपुर। लेकिन प्रोहिबिशन या निषेध होने के बावजूद भी गुजरात में धड़ल्ले से स्मगलरों के द्वारा अन्य राज्यों से शराब भेजे जा रहे हैं और लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। उसी तरह से ड्रग माफियाज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। अभी मुद्रा पोर्ट से करीब 2900 किलो हेरोइन पकड़ा गया था 2 कंटेनर में, और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे स्मगलर इस काम में संलिप्त हैं और लोगों को ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं। इसी तरह से हाल के वर्षों में नौकरी के लिए जो एग्जाम हुए हैं, परीक्षा हुई हैं, वो भी लीक हो गए हैं, और जिसके कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पाया है। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इसी कारण से विभिन्न पार्टियों ने अनेक प्रकार के फ्रीबीज उद्घोषित किया है कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि मैं अगर सत्ता में उसकी सरकार आई तो 500 रुपये में वो गैस सिलेंडर देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर जो एम्प्लॉयमेंट गुजरात में होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी अनेक सुविधाओं का ऐलान किया है। तो फ्रीबीज का एक होड़ लगा है हमारे देश में, और जब जब ये चुनाव आते हैं विभिन्न पार्टियों के द्वारा फ्रीबीज ऐलान किया जाता है, जो कि हमारे स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। दोस्तों, गुजरात में 4,91,00,000 वोटर हैं, और इसमें 70 सीट ऐसे हैं जहां पर कि ओबीसी प्रभावित करते हैं, और इसी कारण से बीजेपी ने अभी हाल में विजय रूपाणी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को, जो कि पाटीदार हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पाटीदार बीजेपी के शुरू से समर्थक रहे हैं। और इसी तरह से हार्दिक पटेल को भी, जो पहले कांग्रेस में थे, उनको बीजेपी में लाया गया है। अल्पेश ठाकुर, जो एक ओबीसी के नेता हैं, उनको भी बीजेपी ने कांग्रेस से लाया है। तो इस तरह से ओबीसी में अपनी पैठ जमाने के लिए, जो कि उनका शुरू से ही एक मजबूत
सपोर्ट बेस है उसको और मजबूत करने का काम बीजेपी ने किया है। इसी तरह से कांग्रेस ने अपने ट्रेडिशनल वोटर्स जैसे क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, जिसको कि शॉर्ट में खाम बोलते हैं, उसको मजबूत करने का प्रयास किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने साइलेंट कन्वासिंग किया इस बार, और बड़े बड़े रैलियां ना करके छोटे छोटे समूहों के द्वारा गांव गांव में प्रचार प्रसार करने का काम कांग्रेस के द्वारा पिछले 2-3 महीने से किया जा रहा है। हालांकि आज राहुल गांधी के द्वारा पहली बार सूरत में और राजकोट में सभा को संबोधित किया जाएगा, और वो भारत जोड़ो कार्यक्रम को छोड़ करके गुजरात आज आए हैं वहां के कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के। दोस्तों, 1995 से लेकर के 2022 तक लगातार बीजेपी क्यों जीतती आ रही है? उसका पहला कारण यह है कि बीजेपी का ओबीसी में पूरी तरह से दबदबा होना। ओबीसी गुजरात के जनसंख्या का कुल 40% है, और जिसमें 11% पाटीदार हैं। और पाटीदार भले ही 11% हैं, लेकिन वह आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर गुजरात में सबसे ज़्यादा विकसित कौम है, और वो करीब 20-22% वोट को प्रभावित करते हैं, और 70 सीट ऐसी हैं जहां पर कि ओबीसी से ये सीटें प्रभावित होती हैं। दूसरा, गुजरात हिंदुत्व का प्रयोगशाला है। मिडिल क्लास, खास करके अर्बन सेंटर के जो मिडिल क्लास हैं, वो पूरी तरह से हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो इस कारण से बीजेपी के ये वर्ग कट्टर समर्थक हैं। दूसरी बात यह है कि 2001 से लेकर के 2013 तक गुजरात में 10% से ज्यादा ग्रोथ हुआ, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ, जिसके कारण से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है, और शहरों में जबरदस्त रूप से विकास हुआ है। चौड़ी चौड़ी रोड बनी है, विभिन्न जो आधारभूत जो संरचना है उसमें मजबूती आई है, शहरों का विकास हुआ है। तो इस कारण से गुजरात के लोग, खास करके अर्बन सेंटर के लोग, बीजेपी को लगातार पिछले 27 साल से वोट देते आ रहे हैं। अगर कांग्रेस को जीतना है तो उसे सॉफ्ट हिंदुत्व के पीछ पर नहीं जाना है, बल्कि उसका कंसंट्रेशन दलित, आदिवासी, मुस्लिम और ग्रामीण समुदाय के लोगों के प्रति होना चाहिए, और रोजगार परक व्यवस्था करने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि सेकुलरवाद के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है अगर देश को या राज्य को मजबूत बनाना है। और उसे यह भी कहना चाहिए कि हालांकि गुजरात का बहुत जबरदस्त विकास हुआ है आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में वो अभी भी पीछे है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पौष्टिक आहार के क्षेत्र में गुजरात अभी भी नंबर 1 स्टेट नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। वो पिछड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, पंजाब से, हरियाणा से। तो कांग्रेस को जोर शोर से सोशल सेक्टर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, गरीबी उन्मूलन करने की और अपने प्राथमिकता स्थापित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसकी ओर आकर्षित हो और उसे वोट दे सके। और यह तभी संभव है जब एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी को जो 2017 में 49.1% वोट मिला था उसमें कमी हो और कांग्रेस का वोट बढ़े। अगर बीजेपी को 2% वोट 2017 के अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को 2022 के चुनाव में भी 2/3 बहुमत मिलेगा, और कांग्रेस को जो 77 सीट मिला था वो घट करके 30 के नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों,
ये तो 8 दिसंबर के रिजल्ट में ही पता चलेगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है और कितना वोट शेयर रहा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त ढंग से शहरी क्षेत्र में, देहातों में प्रचार प्रसार कर रही है, उसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट कट करके आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे। कुछ विश्लेषकों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 10% सीट मिलेगा। बहुत सारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका यह कहना है कि बीजेपी को ऑलरेडी 115 से 120 सीट मिलेगा और कांग्रेस को 50 से 60 सीट मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि किसको क्या सीट मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि किस पार्टी ने किस ढंग से सोशल इंजीनियरिंग किया है और अपने में किस किस जाति समूह को शामिल किया है। अगर सोशल इंजीनियरिंग जिस पार्टी का सही ढंग से बैठेगा वो पार्टी जीत की ओर अग्रसर होगी। तो आइए हम लोग 8 दिसंबर का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा इसके बारे में आप जरूर टिप्पणी अंकित करें। थैंक यू वेरी मच।